गाव सलोना आहे. किती शिक्षण झालं आहे तुमचं? 12वी पास आहे. अच्छा, आणि तिथली ती आश्रम शाळा आहे तिथूनच झालं का 12वी शिक्षण कुठं झालं? हां तिथं आहे ना केवळ तुळशीराम काळे त्यांचं हायस्कूल आहे. हां रेखाने सर्व ज्या शाळेत आहे तिथून झालं. तेच माझे शिक्षण तेच आहे. आपले CRP होते आधी, आता कामगार पदावर नियुक्त झालेले सलोन्याचे. अच्छा, पहिले बचत गटमध्येच काम करत. तुमचं जे सरोना गाव आहे, सरोना गाव एक मोठं गाव आहे आणि तिथं तुमच्यासारखे शिक्षित लोक आहेत. तर कसं ज्या महिला आहेत त्या महिलांच्या जर तुमच्यासारखे शिक्षित लोकांनी त्यांना मदत केली चांगलं गाव हळूहळू, कारण अवेअरनेसची खूप कमी आहे ना आपल्या भागात, त्यासाठी तुम्ही काम करू शकता चांगलं एक. नमस्ते, मेरा नाम है सोनी अशोक कास्तेकर, मैं जामुनाला गाँव से आया हूँ और जामुनाला गाँव का पशु सखी। बहुत बढ़िया, नमस्कार। गणेश मावस्कर, गाँव टेटू की पशु टेटू, आप कितना पढ़े? 8वीं पढ़े। अच्छा, वहाँ पे आशा से योजना में अनुसया योजना। अच्छा अच्छा, आप कितने पढ़े थे? 12वीं पढ़े। बहुत बढ़िया। जामली जामलीवन, आप कितने पढ़े? 12वीं। बहुत बढ़िया, यानी आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं। अभी जो नई पीढ़ी है तो नहीं तो अपने गाँव में 12वीं तक की पढ़े हुए बच्चियाँ मिलना थोड़ा कठिन होता था, नहीं है? और आगे बोलो। रेखा से बोला मौसमी मौसमी गाँव से। वो ऊंचाई पे आपका गाँव है। आप कितने पढ़े? पहली चलो नहीं जो सही है, जितना पढ़े उतने बताएंगे, झूठ का बोलना। आप कितने पढ़े? चौथी। मौसमी से 3 लोग आए। नमस्ते सर, ललिता सुधा आप कितने पढ़े? 5वीं। बोलो मैम। ठीक है, आवाज जुमू करे जिमो गाने क्या पे आते जिमो हाँ आप बोलेगा वाला आप बोलेगा वाला आवाज आटो मौसमी गा मौसमी आवाज आटो जाटो बेलसरे बोलो। नमस्ते सर, मेरा नाम गुल्ला रामू कुसुम। सुनिए से नमस्कार सर, वैशाली सरवाल दूसरे पे गाँव बेला है। हाँ, आप कितना पढ़े हुए? बहुत बढ़िया। नहीं कुछ अच्छे इसमें से आधे से ज़्यादा 12वीं पढ़े हुए, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। तो देखो कैसा है कि हम लोग जो काम जिसके लिए जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए, तो हमारा उद्देश्य क्या है? सबसे पहला कि हमारे महिलाओं के जो अधिकार है, महिलाओं के अधिकार, उन अधिकारों के बारे में हमको मालूमात होनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित आए। और महिलाओं के अधिकार अगर हमको मालूम रहेंगे हम कुछ करेंगे, है कि नहीं? अब आप समझो आप में से बहुत सारे लोग 12वीं पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को क्या मालूम है महिलाओं के अधिकार के बारे में? थोड़ा सा मुझे बताओ। जैसे समझो मान लो मैं भारत का कौन हूँ? नागरिक हूँ। तो भारत का नागरिक होने के नाते मुझे कौन से जरिए से अधिकार मिले हुए हैं?
मिले हुए? अधिकार। वो कौन से अधिकार मिले हुए? ये भी जरूरी है ना। तो क्या आपको मालूम है वो मेरे को थोड़ा जानना है। कौन कौन से अधिकार है आपको? फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना। तो फंडामेंटल राइट्स बोले तो क्या? आप 12वीं पढ़े हुए हैं, स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है। एक इकडे बसाल सर. सुरू करा. जिल्हा आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे स्थापित सूचना लोकसंचालित साधन केंद्र चिखलदरा याद्वारे या ठिकाणी आज एक दिवसीय कायदा साथी प्रशिक्षणाचं आयोजन केलेलं आहे. तर याबद्दल प्रास्ताविकेमध्ये आपण जाणून घेऊया. तर या ठिकाणी सर्व मान्यवरांनी आपले स्थान ग्रहण करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि त्यानंतरच दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करावी अशी मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो. सभी को सबका जीवन ही बंधन
जाए मधुबन, अपनी करुणा कजल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। मन का विश्वास कमजोर हो ना। मन का विश्वास कमजोर हो ना। या दिवसाच्या म्हणजे पाहुण्यांचे स्वागत असा तर सर्वात अगोदर आपल्या सीएमआरसीच्या अध्यक्षा माननीय उर्मिलाताई बेलसरे यांचं स्वागत दिनेश सर करतील अशी मी त्यांना विनंती केली. त्यानंतर आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माननीय प्रणिता कराडे मॅडम यांचे स्वागत वंदना मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती केली. त्यानंतर ॲडव्होकेट साधूजी येवले सर यांचं स्वागत कोमल मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर माननीय संरक्षण अधिकारी सर आले नाही, त्यांच्या जागेवर अजय चव्हाण सर आले आहेत, त्यांचं स्वागत माधुरी मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर भारती आठवले मॅडम यांचं स्वागत उषाताई करेल अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर आपल्या सीएमआरसीचे व्यवस्थापक हेमंत तालुकार सर यांचं स्वागत दिव्याताई करेल अशी मी त्यांना विनंती करतो. आटोपला आहे तरी त्यानंतर आहे प्रास्ताविक. तर हेमंत तालुकार सर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सांगतील अशी त्यांनी विनंती करतो. धन्यवाद राम. आज रोजी आपण इथं सगळे जमलेलो आहे कायद्यासाठी प्रशिक्षणासाठी. कायद्यासाठी आपल्याला तयार करायचे आहे, त्यासाठी कायदेविषयक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तर त्यासाठी आपण आज मंचावर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते तुम्हाला सखोल ज्ञान त्याच्या बाबतीत तुम्हाला मिळणार आहे. तरी मी माननीय मंच यांना सांगू इच्छितो की सिपना लोकसंचालित साधन केंद्र हे महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत काम करते. महिला विकास महामंडळाचं काम अमरावती जिल्ह्यात 19 लोकसंचालित साधन केंद्रामध्ये चालते. त्यातलीच एक लोकसंचालित साधन केंद्र म्हणजे चिखलदरा. सिपना लोकसंचालित साधन केंद्र चिखलदरा. चिखलदरामध्ये 34 गावामध्ये आपले काम चालते. 34 गावामध्ये ज्या कार्य करणारे आपल्या CRP आहेत, पशुसखी आहेत, जे महिला आहेत, तर त्यांना कायद्याचे ज्ञान व्हावे त्या उद्देशाने मागच्या वर्षी पण आपण ट्रेनिंग ठेवलेलं होतं. यावर्षी सुद्धा आपण ट्रेनिंग आयोजन केलेलं आहे. तर या ट्रेनिंगचा उद्देश हा आहे की जसं कायद्याचे ज्ञान सगळ्यांना असलेलं पाहिजे. जे आज गावात काही घटना घडत आहेत तर त्याविषयी आपण काय केलं पाहिजे, प्राथमिक स्वरूपात काय केलं पाहिजे, उपाययोजना काय, कोणत्या कलमांतर्गत त्याच्यात गुन्हे दाखल होतात, त्याचे परिणाम काय होतात. तर या सर्व बाबी संबंधित आपण मान्यवरांना आपण इथे निमंत्रित केलेलं आहे. API मॅडम आहेत तुमच्यासाठी वेळ काढून, त्यांच्या वेळेचा अभाव आहे तरी तुमच्यासाठी ते वेळातला वेळ काढून आला आहे. तसेच ॲडव्होकेट साधू येवले सर आहेत, माननीय संरक्षण अधिकारी यांचे प्रतिनिधी आलेले आहेत. तर सगळे त्यांचं वेळात वेळ काढून आलेले आहेत. जो मौल्यवान वेळ आहे तो सगळ्यांनी आपल्या मनात जे काही असं शंका कुशंका त्या विचारू शकतात आणि मान्यवरही तुम्हाला त्यांच्या तर्फे तुम्हाला जे सखोल ज्ञान आहे
गावातील प्रतिनिधी आलेले आहेत. तर आताचा जो काळ आहे थोडासा गहू कापणीचा काळ आहे, तर त्यामुळे जास्त महिला हजर राहू नाही शकल्या आणि त्याच्यातच होळीची तयारी सुरू आहे, कार्यक्रम त्यामुळे व्यस्तता आहे. तर एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. ठीक आहे. धन्यवाद सर. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे पाहुण्यांचं मार्गदर्शनाचं. तर सर्वप्रथम मी ॲडव्होकेट साधूजी येवले सर यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडं महिलाविषयी कायदे व वारसा हक्क या विषयावर संबोधित करावं. नमस्कार. आदरणीय API मॅडम, त्यानंतर व्यासपीठावर सन्माननीय मंडळी, जो वारसा हक्क या विषयावर मला बोलण्याची जी आपण संधी दिली त्यासाठी मी आभार मानतो. आणि वारसा हक्क म्हणजे काय हे पहिले समजून घेणं गरजेचं आहे. मी बसूनच बोलतो, थोडी तब्येत ठीक नसल्यामुळे. वारसा म्हणजे काय हे पहिले आधी समजून घेणं गरजेचं आहे. वारस कोण असतो? वारसा, आता समजा उदाहरणादाखल तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की मी मसोंडी, आंजेरी, चेटू या गावातून आलोय, बरोबर? तर त्या गावातील एखादी एक समजा कोणीतरी पुरुष आहे, जसं आता उदाहरणादाखल आपण आपल्या इकडचा एक व्यक्ती घेऊया, गोम्या नावाचा व्यक्ती आहे आणि त्याच्या नावावर त्याचं घरातला कुटुंबातलं काय आहे, 7-12 आहे. तो घराचा कोण आहे? मुखी आहे. पण तो समजा जिवंत आहे, तो काय आहे? जिवंत आहे आणि त्याच्या नावावर 7 एकर जमीन आहे. तो त्याला, ज्याला कोणाला त्याची मर्जी असेल तो त्याला ते प्रॉपर्टी हस्तांतरित करू शकतो. पण कधी? जर ती त्याने स्वकष्टाने अर्जित केलेली असेल तर. प्रॉपर्टीचे 2-3 प्रकार पडतात: इमूव्हेबल प्रॉपर्टी, मूव्हेबल प्रॉपर्टी आणि ॲन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी. म्हणजे आता हे जे लिगल लँग्वेजचे जे शब्द आहेत हे बऱ्याचशा लोकांना काय समजत नाही. ॲन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी म्हणजे काय? ॲन्सेस्ट्रल म्हणजे जसं आता आपण वडिलोपार्जित आलेली जी प्रॉपर्टी आहे तर ती प्रॉपर्टीवर आपण आपला म्हणजे महिला म्हणून तुम्ही हक्क सांगू शकता. म्हणजे जसं माणसाला अधिकार आहे, स्त्री पुरुष समानता विषय करतो ना आप लोगों के साथ में, मराठी में बोलो कि हिंदी में बोलो? हिंदी में बोलना पड़ेगा, नहीं क्या? तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, वो बुजुर्ग के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है और उसको उसके दादा से परदादा से आई हुई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में हम कब अधिकार कर सकते हैं? जब तक वो जो हमारा जो बुजुर्ग आदमी है हमारे घर का, वो अगर जीवित है, उस प्रॉपर्टी पे हम अधिकार कर सकते क्या? अगर वो गुजर गया उसके बाद में एज अ बेटी करके हम उनकी है, तो उस प्रॉपर्टी पे हम अधिकार कर सकते. लेकिन अगर उसने समझो मान लो वो जिंदा ही है और हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पे, हमारा बाप अगर जिंदा है और हम उस प्रॉपर्टी पे दावा कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, या कोर्ट में उसको पिताजी को खींच रहे, तो वो प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार यानी वो दावा चलेगा क्या? नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि वो जिंदा है और उसका वो प्रॉपर्टी का पहला हकदार कौन है? हमारा पिताजी है, हमारा दादाजी है, जो भी जिंदा है समझो. उसके मरने के बाद में हम उस पर हक कर सकते. और उसके अगर समझो जिंदापने में भी हमको अगर दावा करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं और कौन सी नहीं, उसमें भी कायदे कानून है. जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे समझो कभी कभी क्या होता है कि सर्वे नंबर 12 है, बरोबर? 12 सर्वे नंबर की प्रॉपर्टी है, हमारे 3-4 पीढ़ी पहले कोई गुजर गया और वो प्रॉपर्टी के वो 7-12 का नाम चेंज नहीं किया है, तो वो ब्लड रिलेशन देखा जाता. ब्लड रिलेशन समझते क्या आप लोग? खून का रिश्ता, बरोबर? तो जैसे समझो मान लो अगर एक जो नाम का मैंने बोला गोम्या नाम का, उसको अगर 4 उसकी संतानें हैं, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां, तो लड़कों का जितना अधिकार है, लड़कों का जितना अधिकार है उतना ही लड़कियों का भी है. अब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि क्या करते, वो हक्क सोड़ प्रमाण पत्र लिख के लेते
और लड़कियां क्या करती, अब मेरा भाई है उसके लिए छोड़ देती हो। बहुत सारे बार क्या होता है कि घरों में उनको बताया नहीं जाता। जैसे समझो मान लो आप है समझो, और आपके भाई ने क्या किया है कि कोई दूसरी औरत को ले जाके आपका नाम बता के कागज लगा के फेरफार कर लिया है, तो उस पे आप क्या कर सकते, दावा कर सकते कि भाई इन्होंने क्या किया, झूठे कागजात तैयार किए, झूठी बहन को खड़ा किया, मेरा ये आधार कार्ड है। अभी तो सब ऑनलाइन हो चुका है ना, अभी इतना मतलब जो फ्रॉड पहले चलता था, जिसको क्या बोलेंगे अपन, धोखाधड़ी, अभी होता क्या ऐसा, अभी नहीं होता क्योंकि आधार कार्ड आ गया सब। और अभी भी अगर कोई करता है तो उस पर फिर वो मैडम जैसे लोग हैं पुलिस वाले, ये फिर क्या करते, गुनाह दाखिल करते अगर आप लोगों ने रिपोर्ट दिया तो। अब ये हो गई पिता के प्रॉपर्टी में जो हमारे अधिकार है उस पे बात। अब पति के प्रॉपर्टी में हमारे क्या अधिकार है, इसका भी हमको मालूमात होना चाहिए ना। आप लोगों को क्या लगता है कि पति के प्रॉपर्टी में आप लोगों का अधिकार है कि नहीं है? कितना है? बराबर का। समझो मान लो ये आपका घर है उदाहरण के तौर पर, अब ये घर में आपके पति का जितना अधिकार है उतना ही आपका भी है। अगर समझो मान लो कभी कभार वो अगर सिडू पी के आया, क्या किया, दारू पी के आया, और पी के आने के बाद में ये बोल रहा है कि नहीं तू घर से निकल जा, होता ना ऐसा। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि पति है क्या करता, दारू पीऊन येतात, शराब पी के आने के बाद में पत्नी को बोलता है कि तेरा ये घर पे कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कानूनन महिला को भी उतना ही हक है। अब ये कौन सी वो उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी होगी उस पर अधिकार चलेगा कि उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी पे चलेगा, उसकी खुद की कमाई पे। अगर वो घर मान लो उसके पिताजी के नाम पर हो और उसके पिताजी जिंदा हो और उसने बोल दिया कि भाई ये मेरा जो लड़का है, ये लड़के से मेरा पट्टा नहीं है, मेरा कुछ देखभाल नहीं कर रहा है, ये मेरे घर से क्या रहेगा, अलग रहेगा, उस प्रॉपर्टी पे हम अधिकार कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिताजी जिंदा है। वो अगर एक्सपायर हो गए उसके बाद में उसका अगर अधिकार पति का आ गया, उस घर पे भी आप अधिकार कर सकते। फिर ऐसी कंडीशन में अगर समझो मान लो दोनों बाप बेटे एक तरफ हो गए, दोनों बाप बेटे एक तरफ हो गए और बहू को घर से निकाल रहे, ऐसी कंडीशन आई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ऐसी कंडीशन हो सकती है ना, पिताजी के घर नाम पे घर है और पति क्या बोल रहा है, मेरे नाम पे तो कुछ नहीं, पुलिस स्टेशन में आया तो बोल रहे नहीं मेरा तो कुछ है नहीं। ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग वो पति पे को भी कर सकते हैं। कैसे? वो प्रॉपर्टी के नाम पे नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये घर पे अधिकार है, मैं शादी करके आई हूं, भगा के लाया क्या मेरे को? भगा के लाना समझते ना आप लोग, क्योंकि अपने इसमें ज्यादा वो चलता है, बरोबर, भगा के लाना। पडून जरी आणले त्याने जर लिगली लग्न केलं असेल तर चालतं ना? हो, नहीं नहीं याच्यामध्ये त्यांना कन्फ्युजन नका, भगा के भी लाया लेकिन वो 18 के ऊपर की है और उसने मंदिर में, अभी बहुत सारे हिंदू धर्म के मंदिर में भी शादी लगाई तो चलती, समझा एक बहुत धर्म का है तो वो बुद्ध विहार में शादी लगाते ना, उसका प्रमाण पत्र मिलता। अगर कोई बिहार में लगाया, कोई अभी आश्रम इधर ही है, क्या बोलते हैं पचवड़ में है वो आर्य समाज में, या कोई भी मंदिर में लगाया, वो शादी लगाने लगाते लड़के लड़की, बताना उनको, अगर शादी भाग के भी लगाते, लेकिन लड़की 18 के ऊपर और लड़का 21 के ऊपर होना चाहिए, वो शादी लगाते और उसका बाद में सर्टिफिकेट लाते तो वो लीगली वाइफ, हस्बैंड वाइफ होती, पति पत्नी होती लीगली कायदे से। बरोबर बरोबर बरोबर। तो मैडम ने जो बोला वही भी वही बताने की कोशिश, सिर्फ वो जो अंडरस्टैंडिंग का जो समझ है ना वो होता है। तो मैं भी वही बोलना चाह रहा हूँ कि वो चाहे मर्जी तो दोनों की है ना, शादी कैसी भी हो, भगा के लाए कि घर के आंगन में करे, 4 लोगों की उपस्थिति में शादी हो रही ना, हो
अगर समझो मान लो लड़का 21 साल का है और लड़की 18 साल की है, तो दोनों की क्या हो रही हो, क्योंकि दोनों की मर्जी से हो रही हो शादी। अब दोनों एक साथ रह रहे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार कुछ दिन वो साथ में रहते और उसके बाद में कुछ हुआ तो वो क्या होता है कि आपस में उनके तालमेल गणित बिगड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे अधिकार अगर हमको मालूम रहे हमारे, तो ये अधिकार हमको कहां से मिलते हैं, किसने दिए हमको अधिकार? हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद में राइट टू इक्वेलिटी है, समानता का अधिकार। अभी जो देखो कैसा है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। अब ये समान अधिकार वास्तविकता में रहते क्या, इस बात को हमने देखनी चाहिए ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो घर में सबसे सुबह पहले उठने वाला कौन होता है? महिला। सबसे लास्ट में सोने वाले कौन होता है? महिला। अब सुबह उठने के बाद में चाय बनाने से लेके, खाना बनाने से लेके, तो घर में झाड़ू बर्तन से लेके सब काम कौन करते हैं? उसके बाद में भी अगर वो आदमी बोलता हो इस घर पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो यह बरोबर है क्या? यह बरोबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में अगर हमको हमारे अधिकार मालूम रहे कि चाय मैं बना रही हूं, तो जैसे चाय बनाने का मेरी ड्यूटी है वैसी तेरी भी है। दोनों ने बनाना चाहिए चाय, केवल महिला नहीं बनाना चाहिए क्या? उसके बाद में जो दूसरा आता है खाना बनाना, वो भी दोनों ने बनाना चाहिए। उसके बाद में जो कपड़े धोने से लेके घर में झाड़ू लगाने तक, अब वो होता क्या है, अभी पढ़ लिख रहे हैं हम समझो, तो पढ़ाई लिखाई में धीरे धीरे यह बातें क्या हो रही, धीरे धीरे डेवलप हो रही। अभी देखो मैडम हमारे पास में बैठे हुए, तो ये भी आप जैसे ही साधारण घर में जन्मे होंगे। मुझे मालूम नहीं मैडम की क्या कंडीशन, लेकिन वो भी एक कभी ना कभी बच्ची रही होंगी ना, लेकिन पढ़ लिख कर आज क्या है, थानेदार बन गए। पूरा चिखलदरा तालुका उनके अंडर में है। बड़े बड़े लोग उनको क्या होता है, कांपते हैं। क्यों? किस वजह से? पढ़ाई की। अगर वो पढ़ते नहीं तो आज यहाँ पे थानेदार बन के आते थे। तो हम लोगों ने हमारी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उनको उनके, मुझे यहाँ पे क्या बोलना है कि हमारे जो अधिकार अगर हमको मालूम रहा, हमारे अधिकार तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी मैडम को गड़बड़ी है तो पहले उनका स्पीच लेते हैं, फिर बाद में और मैं बोलूंगा ही। तो यहाँ पे मुझे जो बोलने की संधि दी आप लोगों ने, तो उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आपके मन में जो भी सवाल रहे आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, आपण अतिशय महत्त्वाची अशी माहिती आम्हा लोकांना दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। त्यानंतर अजय चव्हाण सर यांना मी त्यानंतर मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी FIR व हेल्पलाईन नंबर्स वगैरे यावर थोडी माहिती सर्वांना द्यावी। सर्वप्रथम मी महिला शिक्षण म्हणजे स्त्री शिक्षणाच्या ज्या उद्गात्यात माता ज्या आहेत, ज्याच्यामधून आपण म्हणजे ज्यांच्यापोटी स्त्री शिक्षणाने जन्म घेतला अशा सावित्रीबाई फुले यांना शतशः नमन करते। आजचा माझा जो विषय आहे आणि तसंच आयोजकांनी मला इथे बोलवलं त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी धन्यवाद, त्यांनी आभार मानते। विषय दिलाय मला आजचा, म्हणजे विषय माझ्याकडे भरपूर आहे तुम्हाला सांगायला, पण मला प्रत्येक वेळेस होतं की मला वेळेची कुठेतरी अडचण येते आणि आमच्या चिखलदरा पोलिसांचा स्टाफ कमी असल्यामुळे आमची जरा धावपळ होत आहे, त्यामुळे वेळेची पद्धत मी सरांची पण बोलले की सर मला सांगायचं तर भरपूर असते महिलांना, कारण की चिखलदऱ्यात मागील 6 महिन्यापासून मी ड्युटी करत आहे। इथं ड्युटी करताना आम्हाला एक गोष्ट म्हणजे प्रकर्षाने जाणवते की इथल्या लोकांमध्ये कायद्याचं ज्ञान जे आहे ते खूप कमी आहे। इथले लोक शहराशी कनेक्टेड नाही आहेत, यांचा आणि शहराशी काही संबंध येत नाही कधीच, त्याच्यामुळे या बऱ्याच गोष्टीमध्ये तुम्ही मागास असलेले राहिलेले आहे। इथं शिक्षणाची नाही आहे, इकडून तिकडून म्हणजे सरकारने एवढं आटापिटा करून शिक्षणासाठी दारं उघडलेले आहेत, सगळ्या सुविधा आहेत, सगळ्या आहेत। आणि होते काय की मुली शिकतात परंतु ते अर्धवट शिक्षणामुळे काय मध्ये 10वी 12वी 8वी 9वी सोडून
कुठेतरी भटकसकडे जातात. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी खरोखर गरजेचं आहे तुमच्या प्रत्येक गावागावात जाऊन तुम्हाला कायद्याने साक्षर तर झालाय तुम्ही, लिहिता वाचता येतं तुम्हाला, पुस्तक वाचता येतात, बँकेचे व्यवहार येतात, अजून कुठले व्यवहार येतात, तुम्ही साक्षर आहात. पण तुम्हाला कायद्याने साक्षर होणं आजच्या काळाची गरज आहे. तुम्ही जोपर्यंत मराठी में बोल रहे हैं हिंदी में समझ में आ रहा है क्या? ठीक है देखो तो आप लोग कैसे आप लोग साक्षर हो गए, आपको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन ये पढ़ना लिखना इतना ही ये नहीं है अभी, इससे आगे गई है अभी दुनिया. आपको पढ़ना लिखना तो आना चाहिए, पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको कायदा भी आना चाहिए. मतलब कौन से कायदे आपके अधिकार में है, कौन से आपके प्रोटेक्शन के लिए, कौन से कायदे से आपको क्या संरक्षण मिलता है. आज का जो मेरा आयोजक ने अपने उन्होंने विषय दिया है FIR और हेल्पलाइन नंबर. तो FIR बोलते लोग, लेकिन आपका FIR से कोई मतलब नहीं है. आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि अपने साथ कौन सी घटना घटी तो अपन पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दे सकते. वो FIR लिखना, कौन सी लिखना, क्या लिखना, वो पुलिस देख लेंगे. उसमें तुम रिपोर्ट, तुम्हारा इतना ही काम है कि अपने साथ ये घटना हुई है भाई, ये अपने साथ अन्याय हुआ है, ये अपराध हुआ है, ये सामने वाले ने ये अपराध किया, ये तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम पुलिस स्टेशन में जाएंगे. अब मैं बताऊंगी आपको कि FIR के ऐसे ऐसे प्रकार होते हैं. 2 प्रकार की FIR रहती है, एक कॉग्निजेबल रहती है, एक नॉन कॉग्निजेबल रहती है, कंफर्टेबल रहती है, नहीं रहती. आपको कुछ समझेगा क्या? और आपसे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि FIR जाने वो पुलिस वाला और कॉग्निजेबल है नहीं है वो जाने कोर्ट वाला. बराबर है. ये उन लोगों की बात है. कायदा सबके लिए बना रहता है, इसलिए वो सब बातें आ जाती है. लेकिन तुमको पैसे क्या है कि तुम कब पुलिस स्टेशन जाना चाहिए. तो मैं बचपन से लेकर जाऊंगे एक समझो एखाद आता अपने आसपास की, अब तुम 30 गाँव लेडीज है, 30 गाँव की, तथा तुम 10 लोग को भी बताएंगे बातें तुम्हारे आजू बाजू के, तो कितने लोगों तक जाएंगे? बहुत लोगों जाएंगे. तो पहली बात यह है कि तुम्हारे घर में, ये मेरघाट का ही मैटर बोल रही मैं, धार्मिक चिकलदरा का, इधर क्राइम लेडीज का ही क्राइम जाता है. अगर हमारे पुलिस स्टेशन में 100 गुने दाखिल होते तो उसमें 90 या तो 90 से भी ज्यादा लेडीज के गुने रहते और बाकी जेंट्स के रहते. तो कहने का मतलब यह है कि शुरू से अब अपन पोक्सो कायदा आ जाए, मतलब छोटे बच्चे जो रहते इस पे अगर किसी ने कोई लैंगिक अत्याचार किया तो वो जो एक्ट है वो 18 के नीचे के बच्चों के लिए आए. बच्चों के लिए बोल रहे मैं, बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोल रही. बच्चों के लिए मतलब है उसमें बच्चियाँ भी आती है और बच्चे भी आते हैं. वो जो पोक्सो एक्ट है वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बना, लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा यूज करते हैं हम, इसलिए वो लड़कियों के लिए ऐसा प्रचार हुआ है. लेकिन वो कायदा लड़कों के लिए भी है और लड़कों के लिए है. तो 18 के नीचे के कोई भी लड़का लड़की को कोई सेक्सुअली हरेसमेंट करता होगा या तो लैंगिक छेड़ करता होगा उसका, तो ये बातें जो है वो पोक्सो में आती है. अब आप ये समझ लेते गुड टच बैड टच, आप लोग सभी सोशल मीडिया वापरते हो ना, फेसबुक व्हाट्सअप ये सब चलाते हो ना, कोई ना कोई चलाता होगा घर का एखादा, तो देखते ही है. तो ये जो चल रही थी हिंदी सीरियल में कई बार बताया जा रहा है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है. अगर कोई भी इंसान, खास करके कोई भी पुरुष, जो आदमी जो है वो कोई भी बच्चे के जो प्राइवेट भाग रहते हैं अपने बॉडी के, प्राइवेट भाग मिले तो जो भाग हम अपने शरीर के जो हिस्से अपन खुले नहीं रख सकते, हमेशा ढक के रखते. चाहे वो घर में अकेले भी रहे तो ऐसे कुछ पार्ट रहते ना अपने क्या, वो ढक के रहते कपड़ों से, कभी खुले नहीं घूमते. और जेंट्स, चाहे जेंट्स हो या ठीक है जेंट्स करे तो ऊपर का भाग खुला रखते कभी कभी, लेकिन अपन लोग नहीं रखते. बच्चे मतलब अपनी लड़कियां भी नहीं रखती और बाया भी नहीं रखती. ऐसे पार्टों को यदि छेड़छाड़ी करता कोई गलत तरीके से उसको टच करता या तो उसका फोटो निकालता है, तो ये सभी बातें क्राइम में आती है. अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ होता तो आपने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट देना है. वो पुलिस वालों की जिम्मेदारी, उसमें क्या दाखिल करना, कौन सी FIR दाखिल करना, कौन से कलम लगाना, कौन सा कायदा लगाना, वो पुलिस वाले लगाते. लेकिन बेसिकली ये क्राइम होता, ये गुनाह होता, ये आपको पता चलना चाहिए. उसके बाद में दूसरी एक बात है, अब एक महिला है अगर उसको ये वैसी वाली बातें ऐसी रहती है. सोशल मीडिया बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि सोशल मीडिया पे अगर कोई आदमी आपको अश्लील भाषा में मैसेज भेजता है या तो कोई नंगे पिंगे एक आध लेडीज के फोटो भेजता या तो कोई ऐसी वीडियो बनाते कि जो वीडियो देख के अपने को बहुत शर्म आती, अपने को अच्छा नहीं लगता, मतलब किसी को दिखा भी नहीं सकते वो वीडियो, और ऐसा वीडियो हो रहा है वो भी क्राइम है, तो उसकी भी आपको रिपोर्ट करनी चाहिए. तीसरी बात आती है, अगर लड़की 18 के नीचे की है तो उसकी शादी अपन लीगली नहीं कर सकते. अगर तुमने लगा के भी दी, होता बहुत बार अपन जब हम जब काम करते तब ऐसा पता चलता कि एक हाथ पर डिलीवरी का आती है और उसकी उम्र ही 18 साल रहती. तो 18 साल उम्र अभी है उसकी, वो 9 महीने के प्रेग्नेंट पेट से है, तो जब शादी हुई उसकी उम्र कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 17 साल होगी.
तो फिर क्या होता है कि तुम शादी लगा के देते हैं, ये वो सब होता, तुम्हारा अच्छा भी चलता है, वो मतलब बच्ची के ससुराल वाले भी अच्छे होते हैं, मायके वाले भी अच्छे होते, उन दोनों का कोई झगड़ा नहीं रहता, वो मियाँ बीवी का भी कोई झगड़ा नहीं रहता। लेकिन क्या होता है कि वो बच्ची की उम्र शादी की तब 18 के कम होने के कारण और वो पोक्सो एक्ट में चली जाती बच्ची, और वो हमको इच्छा हो या ना हो, तुम लोगों ने रिपोर्ट दो या ना दो, हमको उसमें गुनाह दाखिल करता। उसमें सिर्फ जो लड़की का हस्बैंड है, उसका घर वाला है, वही आरोपी नहीं होता, उसमें उसके सास ससुर माँ बाप भी आरोपी होते। ये तो कोर्ट की ओर हमारी थोड़ी सी ये रहती है कि हम उसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसा अगर हो गया तो बाल विवाह कायदा भी तुम पे दाखिल हो सकता, और वो जो बलात्कार का कायदा है केस है, वो भी तुम पे लग सकता। तुम बोले कि भाई इसके साथ तो बलात्कार नहीं, हमने तो हमारे समाज का रीति रिवाज से इससे शादी की है। तुम्हारे आदिवासी जो कायदे रहे पुराने, उसमें चलता था बाल विवाह, मतलब 18 के पहले तुम जाते थे। लेकिन अभी पोक्सो एक्ट आ गया तो 18 के पहले कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती। अगर की भी किसने की तो उस पर सीधा सीधा रेप केस दाखिल होगा। कौन सा? तुम बोलेंगे मैडम ये तो रेप नहीं है, वो रेप नहीं है, लेकिन कोई पोक्सो का जो छोटे बच्चों का जो कायदा आया है उसके हिसाब से वो रेप ही है, उसका लैंगिक अत्याचार है। इसलिए ये बात तुम ध्यान में रखो और तुम्हारे आजू बाजू के गांव, विशेष करके गांव में बताओ, क्योंकि कैसा रहते हैं लड़कियों को पता नहीं रहता, 10वीं में चली जाती है, अभी कुछ मूवी दिखते हैं, सोशल मीडिया की इतने गंदे गंदे वीडियो देखते बच्चे, तो वो क्या हो गया। और तुम्हारे इसमें कैसा रहता है, इधर काम की कम होने की वजह से बाहर गाँव भेजते बच्चों को, उसमें बच्चे भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती, लड़के भी जाते, उसमें उनका प्यार हो जाता, क्या हो जाता, उधर से आई 5-6 महीने में, अगर होली में आएंगे तो सब पेट से रहती, 100 में से कम से कम 25 लड़कियां तो पेट से रहती, उनकी उम्र 18 के कम रहती। तो ऐसे इसमें तुमको तकलीफ होगी, सबको होगी। तुम्हारे पास पहले पैसे भी कम रहते, इधर कैसा है रोजगार इतना नहीं है, इसलिए पैसे कमाने का साधन ही नहीं कोई, तो फिर कोर्ट कचहरी, उसमें वकील को पैसे देना, वो पैसे देना। और ये रेप केसेस में, बलात्कार के केसेस में कोई भी वकील कम पैसा नहीं लेता, वो 1 लाख 1.5 लाख पैसा लेता, फिर भी 2-3 महीने बेल नहीं होती। तो ये आपके बच्चों को समझाना है कि 18 के पहले वो सेक्स कर ही नहीं सकती, करी तो जो सामने वाला लड़का है उसका बॉयफ्रेंड होगा, लवर होगा, प्रेमी होगा, उस पर गुनाह दाखिल होगा। इसलिए बच्चों को बताना 18 के पहले ये गलत काम करना ही नहीं। अगर 18 के बाद की हो गई तो वो बिना शादी के रख सकते, लेकिन सम्मति से, उसके सम्मति के खिलाफ नहीं रख सकते। जब तक वो 18 के ऊपर नहीं होते उनसे बोलना कि ऐसा कुछ मत करना, किसी भी बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकली रिलेशन रखना ही नहीं, ये बात है। अब बात है 18 के ऊपर। और लड़के की भी शादी का उम्र कितनी है? 21 साल है, 18 साल नहीं है। तुम लोगों कभी कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़की का भी 18 साल, लड़का का भी 18 साल। अगर लड़के की भी 21 साल के पहले शादी की तो वो भी माँ बाप पे गुनाह दाखिल हो सकता, ये ध्यान में रखना। नहीं तो कभी क्या होता नहीं मैडम हमारी लड़की भी 18 के ऊपर है, लड़का भी 18, ठीक है लड़का 18 के ऊपर है, लेकिन उसके शादी का उम्र कितनी बताया कायदे से? 21 साल। अब आगे शादी के बाद की बात, अगर शादी हो गई, एक लड़की की शादी करके थी, माँ बाप ने धूमधाम से शादी कर दी, शादी के टाइम लड़के के भी बहुत अच्छे था, लड़का भी अच्छा था, सब अच्छा चल रहा, 1 साल हो गया। बाद में क्या होता, धीरे धीरे जब तक दूर से रहते तब तक सब संबंध अच्छे रहते, लेकिन जैसे जैसे पास आते कुछ ना कुछ कारण से झगड़े बढ़ जाते। तो जब वो बहू को तकलीफ होती, तुम्हारी लड़की को शादी के बाद तकलीफ होती, उसके लिए भी कायदा है। अभी ये जो आपको ये पॉम्पलेट बातें हुई है ना, ये जो स्पेशल एक्ट है, इसका एक गैर समझ ऐसा है अपने समाज में, बोले तुम्हारे ना इधर पूरे महाराष्ट्र में ये गैर समझ है कि कौटुंबिक हिंसाचार के गैर समझ बोलने से ऐसा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमने ऐसा देखा है कि जो शादीशुदा रहती औरत वही रिपोर्ट दे सकती। ये कायदा सिर्फ शादीशुदा के लिए नहीं है, ये सभी औरतों के लिए कायदा है। इसमें से जो है वो प्रॉपर्टी का हिस्सा हो या तुम्हारे घर का हिस्सा हो या कुछ भी हो, ये तुम अगर शादीशुदा हो तो पति से मांग सकती, अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम बाप से मांग सकते, भाई से मांग सकते, समझे। समझो एखादी लड़की उसने कुछ कारण से शादी नहीं की, वो माँ बाप के घर में रह गई, तो इसको एक कायदा लगेगा नहीं क्या? उसको भी लागू होता है, वो भी अपने माँ बाप से वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकती, लेकिन कायदे से। ये डायरेक्ट में तुमको कायदे के प्रोसीजर है, तुमको प्रोटेक्शन ऑफिसर आज नहीं आए, तुमको अगर कुछ अड़चन है इसमें तुम प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके वो तुम्हारा अर्जा भी करके देते कोर्ट में, तुमको फुकट में वकील भी लगा के देते, वो सब प्रोसीजर है। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कब जा सकते। इसके लिए सिर्फ ये कायदे का एक ही कलम जो है, कलम 31 है,
ना दफा 31 वगैरह हिंदी पिक्चर में बोलते हैं, वैसे इसमें जो एक सेक्शन है 31 वो एक ही ऐसा है कि जो पुलिस स्टेशन में उसकी FIR फटती, बाकी के पूरे कलम जो है वो सिविल मैटर में रहते हैं। उसका मतलब आपको डायरेक्ट कोर्ट में उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है। वो जो है वो तो हम करते कोर्ट में आने के बाद, वो भी प्रोटेक्शन ऑफिस से हमारे पास में आती है। लेकिन उसमें अब ये देखो तुम्हारा ये दिया हुआ है प्रतिवादी, अपने इसमें प्रतिवादी क्या है समझेगा तुमको? ये जो शब्द है प्रतिवादी मतलब जैसा हमारे भाषा में, मतलब हम जो रेगुलर इसमें फिर्यादी और आरोपी बोलते हैं, इसमें वादी और प्रतिवादी बोलते हैं। मतलब वादी मतलब जो औरत लेडीज तकरार करती, जो फिर्यादी है उसमें उसको वादी बोलते हैं, और जिसके खिलाफ करती वो प्रतिवादी रहती। तो ये शब्द में मत जाओ, शब्द का खेल तुमको कुछ लेने देना है, तुम जो वकील रखेंगे या जो लेंगे वो देख लेंगे। उसमें ये कैसे भी ये कायदे के हिसाब से इन्होंने पुस्तक बनाया है। इसमें जो जो बातें दी है, हाँ ये जो अगेन मैं यही बोल रही हूँ, फिर से यही बोल रही हूँ कि ये सब तुमको कौन कहा होंगी ये कार्रवाई, ये कोर्ट के आदेश से होगी। तुम गए अभी घर पे, नहीं चल तू आधा हिस्सा मेरा दे दे, ये दे दे, मेरे को कायदे से अंदर है, कायदे से है लेकिन कोर्ट के आर्डर पे क्या है, ये सब तुमको ये सब अधिकार है। लेकिन इसके लिए तुमको कोर्ट में अर्जा करना पड़ेगा, उसमें कोर्ट में तारीख होगी, तारीख के बाद जज साहब जब जो न्यायाधीश साहब है जो फाइनल ऑर्डर करेंगे कि भाई ठीक भाई इसका पति है, इसके पति के पास में इतना खेत है, इतनी है, इन दोनों का पट नहीं रहा, इसका पति इसको पैसा नहीं दे रहा है, तो कोर्ट करेगा कि तेरे को इतना इनकम है तेरा, तो इसमें से 10,000 रुपये महीना तेरे को इसको देना ही पड़ेगा। वो कोर्ट ऑर्डर करता है, उसके बाद में उसका पति भरेगा। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया पहले महीने में नहीं दिया, दूसरे महीने में नहीं दिया, तीसरे महीने में दिया, फिर ये कोर्ट के पास फिर जाएंगे कि इसने ऐसा नहीं भर पाया, उसके बाद में कोर्ट निकलेगा कि ये दे, नहीं तो फिर उसके बाद में पुलिस में कंप्लेंट होगी। पर इसको लिए टाइम लगता, लेकिन आपको करना पड़ता, कोर्ट में अर्जा करना पड़ता है। ठीक है, इसमें यही है, अगर बच्चा नहीं देता होता ना, कभी कभी झगड़ा होता तो बच्चे ससुराल वाले बच्चे रख लेते और तुम चले जा, तुम्हारा क्या देखना है, देख मेरे बच्चे नहीं देता, तो ये बच्चे मिलने के लिए भी तुम अर्जा कर सकती है इसमें। तो ये तुमको डायरेक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रोटेक्शन ऑफिस कहाँ पे सर आपका, ये नगर परिषद के स्कूल के पीछे बैक साइड में, हाँ, तो उधर जो ऑफिस है वहाँ पे जाके आप वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, उसको मराठी में संरक्षण अधिकारी बोलते हैं, और संरक्षण अधिकारी राठौर साहब है अपने यहाँ के, उनके पास जाएंगे, उनको बात बोलनी पड़ती है, वो आपको अर्जा करके देते हैं, वही कोर्ट में फॉरवर्ड करते हैं। वकील भी अगर जिस लेडीज की ये नहीं है, आर्थिक परिस्थिति नहीं है पैसा भरने के वकील की फीस, उसके लिए कोर्ट में वकील भी मिलता सरकार की तरफ से। तो ये सब बातें हैं। और दूसरी बात में आपकी इसमें क्या बोनम देते ना, शादी में बोनम ही देते ना, बोनम मत देना। अभी तुम्हारा चालू है परंपरा, इसलिए हम सब ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बोनम कायदे से गुना है। बोनम मतलब हुंडई आता, डावरी आता, तो वो कैसा चालू है। बहुत से तुम्हारे मैटर तो बोनम की वजह से पुलिस स्टेशन तक आते, नहीं तो आते ही नहीं। एक आधी मैंने देखा है ऐसा, माँ बाप को वो लड़की भागती गई, कितने दिन से नापता है, उसका कोई लेन देन नहीं। जब वो लड़का लड़की शादी करके आते तो इन्होंने ये लड़के ने मेरे को बोनम नहीं दिया, इस वजह से पुलिस स्टेशन आती है। बराबर है, हमको नहीं समझता अभी इसमें गुना दाखिल करे कि नहीं करे, ये तो कायदे से गुना ही है, लेकिन तुम्हारी जो आदिवासी परंपरा है उससे सही है वो, तो हमको बोलना पड़ता भाई तुम्हारा क्या, तुम हमारे तक आए तो हम गुना दाखिल करेंगे, तुमका क्या है उधर से उधर निपटा लो। और ये जो बोनम वगैरह तुम्हारे से, ये भी अभी दिवाली में होली में फगवा मांगते ना, वो भी गुने में आता, वो मांग नहीं सकते तो ठीक है, मांगते कैसा है, अभी यहाँ का कल्चर है, होली का त्योहार सबसे बड़ा है इधर आदिवासी समाज में, तो सब लोग देते हैं। लेकिन कभी कभी समझा, अब मैंने अनुभव लिया है, पथरोट में थी मैं, मांगते कैसे, नहीं मैडम तेरे पास से 1,000 ही चाहिए, तेरे पास से 2,000 ही चाहिए मैडम, तू इतना ही दे मैडम, तू इतना ही दे मैडम। वो कहते जिसने जितना दिया उतना लेना चाहिए, बराबर है। और दूसरी बात, वो जो छक्के लोग रहते वो भी पैसे मांगते हैं, इधर आते कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ उसको भी कंपल्सन नहीं है 5,000 10,000 देना, अपने से जितनी इच्छा उतना देने का। नहीं देते हैं तू ले 10 रुपए देना है भाई, दे 10 रुपए जा। वो क्या करते लोग, लेते और बाहर उड़ाते भी पैसे, ये भी सब क्राइम में ही आता। लेकिन कहते कुछ परंपरा के इसमें हम भी थोड़ा सा दुर्लक्ष करते थे, जाने भाई इनकी परंपरा है। अब होली में होने वाला है, और ये दारू बीड़ी पीना फिर के जो धिंगाने करते लोग वो भी गुनाह है, बराबर है। लेकिन यहाँ आके अभी सभी लोग दारू पीते, नहीं पीते, लेकिन ग्रामीण भाग में जो है
10 दिवस और कार्यक्रम नहीं, होली के दिन तो अभी हमारी जागरण की बड़ी डाल थी, किसी के गाँव में तो मेरे को फोन करो। अभी तो ये अपने कायदे का जो है वो फिर से एक बार लंबा सेशन लेंगे। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम, और एक दो बातें ये बताऊंगी। बहुत सारी लेडीज के उस दिन अपन जब फेसबुक व्हाट्सअप बढ़ते, अभी ये लेडीज के क्राइम बढ़ गए। मतलब हर एक तुम्हारे को कोई भी काम पड़े बैंक के, तो OTP आता, ये आता, वो आता, अपन क्या करते, किसी ने भी फोन किया, समझो अभी तुम इधर आ गए, जाके तुमको फोन आएगा, मैडम वो महिला आर्थिक महामंडल से बात कर रहा हूँ, आपके मोबाइल में OTP आ गया, वो OTP भेजो, आपके इसमें ऐसे ऐसे पैसे आएंगे। तो ये OTP मत देना फोन पे। कोई भी ऑफिसर तुमको OTP नहीं मांगता। क्या होता, तुम लोग इतने मेहनत से पैसा कमाते हैं, इतना मेहनत पई एक एक रुपया जोड़ के तुम कितने, मतलब तुम्हारा एक टारगेट रहता ना, इस साल में इतना पैसा जमा करके भाई ये करूंगी, मैं घर का सामान लूंगी, फ्रिज लूंगी, ये सोना करूंगी, लड़की की शादी करूंगी, लड़की के स्कूल की फी भरूंगी, तो वो चला जाता। इसलिए कोई भी लिंक है वो शेयर मत करो। कोई भी लिंक आती है कि इसमें ऐसा है वैसा, और ये जो बोलते कि ये लिंक आपने ये प्रश्न सॉल्व किया तो पंतप्रधान योजना में आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, साड़ी मिलेंगी, गहने मिलेंगे, तो ये बात ध्यान दो। अभी कैसे ये आर्थिक फ्रॉड बढ़ गए, और कैसे तुम लोग सभी के, अब तो कैसे वो ये लाडकी बहन के सभी के अकाउंट में पैसे रहते, तो ये फुकट के पैसे चले जाते हैं, और वो मिलने की गारंटी कुछ भी नहीं रहती। कितना भी तुम कहाँ भी जाओ, वो पैसे एक आध बार ही वापस आते नहीं आते। तो उसके लिए अगर ऐसा होता किसी के अकाउंट में से पैसे गए ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से, तो एक नंबर है 1930, लिख लो नंबर। ये अगर तुम्हारे ऑनलाइन फ्रॉड होगा, तुम्हारे पास पैसे जाते तुम्हारे अकाउंट में, तो उसके लिए नंबर है 1930। ये नंबर है, इसमें तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल करके उनको बताना कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे गए, वो लोग वो रोक के करते हैं। उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट लिखने के लिए आए। और दूसरा एक 112 को सबको पता है नंबर, पुलिस का नंबर 100 नहीं रहा, अभी 112 हो गया। कितना हो गया? 112। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी रही तो वो नंबर है 108, 108। पता है ना, मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो तो पता ही होगा कि इधर ज्यादा जरूरत रहती है उसकी एम्बुलेंस की। 108 की एम्बुलेंस की इधर ज्यादा काम पड़ता वो है। और एक बच्चों के लिए है 1098, ये चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। बच्चों के संबंधित, बच्चों के लिए और महिला के लिए भी है, लेकिन अभी 112 की वजह से इस पे कॉल नहीं आते हमको, तो 112 ही ज्यादा चलता है। सर ये कम हो गए थोड़े से, लेकिन अभी समझो कोई हर एक जिले में चाइल्ड वेलफेयर समिति रहती है, और चाइल्ड वेलफेयर के लिए मतलब कुछ लोग रहते हैं नेमे हुए, उसको अगर फोन किया तो उनके पास वो खुल जाता। 1098 चाइल्ड और महिला के लिए, मतलब बच्चों और महिला के लिए वही लिखा है। ठीक है, इतना बोलो।